नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े सर्वे यानी जनगणना का बिगुल फूंक दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ऐलान किया है कि जनगणना 2027 का पहला चरण इसी साल अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इस दौरान मकानों की लिस्टिंग की जाएगी। दूसरे चरण में देश की आबादी की असली गिनती की जाएगी। ये फरवरी 2027 में की जाएगी। सरकार ने लोगों को स्वगणना का विकल्प भी दिया है। अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब घर घर जाकर लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, उसके ठीक पहले 15 दिनों की अवधि दी जाएगी। इस दौरान आम जनता ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी खुद भर सकती है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं। बीजेपी का फोकस संगठन में तालमेल के साथ ही गुटबाजी पर अंकुश लगाना होगा। भाजपा ने इस बार बंगाल में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा है। नड्डा डॉक्टर्स के एक ग्रुप से भी मिल सकते हैं। आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित हैं, जिनमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जेपी नड्डा भाजपा के जिला अध्यक्षों, पार्टी के विभिन्न विभागों के संयोजकों और प्रवासी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रमुख पश्चिम बंगाल भाजपा राज्य कोर टीम के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से मुलाकात की। बैठक के दौरान समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जीन नोएल बैरोट के साथ हुई विस्तृत चर्चा भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सहजता और गहराई को दर्शाती है। इसी कड़ी में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि यूरोप केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार है जो पहल करने, एकता दिखाने और जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। इस संदर्भ में भारत के साथ साझेदारी का विशेष महत्व है। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में शामिल होने के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त का उत्साह है। MyGov पोर्टल पर गत 1 दिसंबर को शुरू की गई ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से बातचीत के लिए तैयारी की है। एक संदेश में पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एग्जाम वॉरियर्स से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर सके। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में 3 करोड़ 56 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे। इस बार पंजीकरण कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख छात्रों के अलावा करीब 23 लाख शिक्षक और 5 लाख से अधिक अभिभावक शामिल हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं के छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब एसआईआर सुनवाई के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है और मतदाता पहचान का आधार नहीं बन सकता। जिन लोगों ने पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए थे, उन्हें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग के अनुसार ये प्रमाण पत्र राज्य के नियमों के तहत सिर्फ सेना और अर्धसैनिक बलों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए मान्य है। प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी रोकने और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 10,000 वोटर कार्ड डाक विभाग से वापस लौट आए हैं। आयोग के अनुसार कार्ड कई बार भेजे गए, लेकिन दिए गए पते पर मतदाता नहीं मिले हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में होंगे, उनके वोटर कार्ड प्रक्रिया के तहत दोबारा भेजे जाएंगे और किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा।
कार्ड लौटाने की वजहों में गलत पता, घर बदलना या आवेदन के समय गलत जानकारी देना शामिल हो सकता है। अंतिम सूची के बाद सभी जानकारियों की जांच होगी और आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, इसलिए मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई को लेकर फैल रहे दुष्प्रचार पर भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और तथ्यों के साथ जवाब भी दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आयोग बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को बुलाकर परेशान कर रहा है। आयोग ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया और स्पष्ट किया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर नाम पुरानी मतदाता सूची में नहीं है या फिर अभिभावक संतान की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर है तो सुनवाई जरूरी होती है, चाहे वो आम नागरिक हो या वीआईपी। आयोग ने दक्षिण दिनाजपुर की घटना पर कहा कि बुजुर्ग महिला की मौत का एसआईआर से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि राजनीतिक दबाव में मतदाताओं को परेशान करने वाले बीएलओ के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली स्थित गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आंध्र प्रदेश के विकास से संबंधित प्रस्तावित और आगामी परियोजनाओं, केंद्र राज्य समन्वय, बुनियादी ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बदलापुर के खरवई एमआईडीसी क्षेत्र में एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें 2 से 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। शुरुआती जानकारी में पता चला कि हादसा पैसिफिक केमिकल कंपनी में हुआ है। बदलापुर फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने धेमाजी में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत 32,892 लाभार्थी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए के चेक सौंपे। इनमें 28,458 महिलाएं असम ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके बाद इसी स्कीम के तहत लखीमपुर जिले के ढाकुआखा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 35,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए के चेक वितरित करने की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बुक और इसका exchange.com से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में 91.82 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां अटैच की हैं। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना अब दबाव तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे और मजबूत हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे अगले 5 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज से भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों से में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वो आगामी दिनों तक समुद्र में ना जाएं। वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर भारत के बड़े हिस्से ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे जैसी परिस्थितियां दर्ज की गई हैं। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के कुछ हिस्सों में भी कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 10 जनवरी के आसपास तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। इसके बाद फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी सुबह और रात के समय घना कोहरा और ठंड का असर बना हुआ रह सकता है।
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज की है। वहीं अफवाह फैलाने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया था। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव भी हुआ था। इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बीबीजी रामजी कानून पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान को फजलका के गांव ख्योवाली ढाब से शुरू किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीबीजी रामजी कानून को लेकर लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश गांव में बसता है और भगवान भी गांव में ही बसता है। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के रक्षा उप मंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा और रक्षा सचिव रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल संपत व्याकुंता के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस उच्च स्तरीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। बैठक के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे संवेदनशील विषयों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में क्षमता निर्माण के लिए एआई शासन में परिवर्तन नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह सिर्फ तकनीकी सम्मेलन नहीं बल्कि भारत के लिए एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का एक अवसर भी है। इस कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह, कर्मयोगी भारत की सीईओ छवि भारद्वाज, कर्मयोगी भारत के अध्यक्ष सुब्रमण्यम रामदोराई, क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष राधा चौहान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन मौजूद रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट 1 फरवरी को किया जाएगा पेश। वित्त वर्ष 2027 का बजट निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला लगातार 9वां बजट होगा। इसी के साथ उन्होंने सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार समग्र सरकारी दृष्टिकोण के तहत एकीकृत शासन और समावेशी विकास के जरिए रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण के साथ टैबलेट और
पीओएस मशीन से लैस किया जाएगा ताकि डाकघर बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य वित्तीय सेवाएं सीधे घर घर पहुंच सके। साल 2025 देश की पवन ऊर्जा यात्रा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 54.51 गीगावाट हुई, जो एनर्जी सेक्टर के बढ़ते दायरे और मजबूती को दर्शाती है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश का एक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार पावर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। असम में 8 जनवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का होगा आयोजन, जिसका विषय भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र बनाना, $350 अरब का उद्योग और $100 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। आरबीआई ने नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं, जिससे उन्हें कारोबार करने की अनुमति समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% थी। डेटा के अनुसार नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि 8%, वित्तीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग निर्माण 7% और कृषि क्षेत्र 3.1% बढ़ सकता है। वहीं निर्यात 6.4% और आयात 14.4% बढ़ने का अनुमान है। चांदी की कीमतों में फिर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना है। चांदी की कीमत 4,850 रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपए प्रति किलो हुई। वर्ष 2025 में देश के प्रमुख घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों में 12 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की। आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़त में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। म्यूचुअल फंड के शेयरों में निवेश की गति संपत्ति 20.6% बढ़कर 52.25 लाख करोड़ रुपए हुई। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की प्रवर्तक कंपनी इंटरनल को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के लिए 3.7 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। इंटरनल ने कहा है कि वो इस आदेश को चुनौती देने की योजना बना रही है और संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। वर्ष 2025 बीआईएस के लिए रहा खास। बीआईएस ने 600 से अधिक नए मानक विकसित किए, जिससे देश में कुल मानकों की संख्या 23,293 हुई। टाटा स्टील का वित्त वर्ष 2025-26 के दिसंबर तिमाही में एकीकृत उत्पादन 8% बढ़कर 83.3 लाख टन हुआ। व्हाइट हाउस ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किया है, जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये सभी ऐसे संगठन हैं जो अब अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े 2 तेल टैंकरों को किया जब्त। इसमें से एक पर रूस का झंडा था, जिससे रूसी पनडुब्बी द्वारा शैडो किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर लगाए गए समुद्री ब्लॉकेड को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि देश को स्थिर करना पहला चरण है और वो नहीं चाहते हैं कि देश अराजकता में डूब जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि 2 और जहाज जब्त किए गए हैं और एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी है, जिसके तहत हम सारा तेल अपने हिस्से में किया जा सकता है। अमेरिका के इस अभियान को ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स और उसकी एक सैन्य पोत का समर्थन मिला। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा कि ये प्रतिबंधों के उल्लंघन पर नकेल कसने के वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। इस कार्रवाई से रूस के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ने का खतरा बढ़ने की आशंका है। रूस और चीन पहले ही वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी कार्रवाइयों की निंदा कर चुके हैं। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि ग्रीनलैंड के बारे में कोई भी निर्णय डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को जरूरत पड़ने पर समर्थन देगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शांति वार्ता में यूक्रेन पर कोई नई या अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना जरूरी है ताकि उसकी आक्रामक कार्रवाई रुके। उन्होंने कहा कि इससे पूरे यूरोप में शांति और स्थिरता मजबूत होगी। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान अगुइलेरा ने कहा है कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला के बीच उत्पन्न स्थिति को द्विपक्षीय वार्ता और राजनयिक स्तर पर समाधान करने की कर रहा है कोशिश। क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान अगुइलेरा ने ये भी कहा है कि 12 जनवरी को क्यूबा और भारत अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 66वीं वर्षगांठ मनाएगा। दोहा में 22 और 23 जनवरी को 2 दिवसीय भारत उत्सव 2026 का किया जाएगा आयोजन। इस उत्सव का उद्देश्य भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति की व्यापक प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना है। भारत ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 233 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने यूथ ओडीआई सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। इस सीरीज में अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पूरी सीरीज में 206 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। शुक्रवार से शुरू होगा महिला प्रीमियर लीग का रोमांच। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना आरसीबी से 5 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत के विश्व कप विजेता महिला टीम के स्टार खिलाड़ी शामिमा रॉड्रिक्स ने कहा कि उन्हें कप्तानी में मजा आता है और भविष्य में भारत की कप्तानी के लिए वो तैयार हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, WPL ने भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट को 5 विकेट से अपने नाम करने के साथ सीरीज को 4-1 से जीतने में सफलता हासिल की। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रासवेल ने कहा कि भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज से T20 विश्व कप की तैयारी को मिलेगा फायदा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु खेलेंगी। अंतिम 16 का मुकाबला जापान की टोमोका मियाजाकी से होगा सामना। आज लक्ष्य सेन भी पुरुष एकल वर्ग के अंतिम 16 में पेश करेंगे अपनी चुनौती। लक्ष्य सेन का सामना हांगकांग के ली च्युक यू से होगा। हॉकी इंडिया लीग में HIL GC ने दर्ज की बड़ी जीत, रांची बंगाल टाइगर्स को 6-3 से हराया। महिला हॉकी इंडिया लीग में JSW सुरमा हॉकी क्लब ने रांची बंगाल टाइगर्स पर 3-2 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने लिया संन्यास। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों की 1500 मीटर रेस में जीता था स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया बीच गेम्स में पेंचक सिलाट में महिला खिलाड़ियों ने एक स्वर में कहा, ये खेल न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी अहम। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में एथलेटिक बिल्बाओ को 5-0 से हराया। रफिन्हा ने मैच में किए 2 गोल। प्रीमियर लीग के मुकाबले में फुलहाम ने चेल्सी को 2-1 से हराया। इस सीजन में सभी तरह की प्रतियोगिता में चेल्सी की 8वीं हार। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर जारी रहेगा। नमस्कार।